नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों इतिहास के सबसे बड़े अंतर्विरोध और दो राहे पर खड़े हैं और अभी जो हालत है उसमें इतनी बड़ी समस्या दिख रही है कि आरएसएस बचेगा, भारतीय जनता पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, और ये बचेगी तो कैसा नया स्वरूप होगा और इसकी दिशा क्या होगी, अब ये किस तरफ जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दो अलग अलग दिशाओं पे चल पड़ेंगे? क्या पूरा सबसे अनुशासित कहा जाने वाला एक इंस्टीट्यूशन अनुशासन के मामले में इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पे खड़ा है? क्या उन्होंने एक ऐसे घोड़े की सवारी कर ली जिसमें ब्रेक नहीं है? पहले इन्होंने घोड़े की सवारी की, अब घोड़ा इनको अपने हिसाब से ले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल अब आके खड़े हो गए। जब तक घोड़े की दिशा और इनकी दिशा एक थी तब तक ये सवारी का मज़ा ले रहे थे, सरपट दौड़ रहा था, ये उसके ऊपर एंजॉय कर रहे थे। अब कुछ हालात ऐसे बने हैं कि घोड़े को मोड़ना चाह रहे हैं लेकिन घोड़ा अब मोड़ नहीं रहा है। एक गंभीर आइडियोलॉजिकल कल्चरल एनालिसिस है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर। एक ऐसा एनालिसिस जो दिखाता है कि पार्टी एक गंभीर दोराहे पर खड़ी है और ये दोराहा है, दोगलापन है, नहीं पता, पर यहाँ से पार्टी लौटेगी नहीं लौटेगी, लौट पाएगी नहीं लौट पाएगी, या घोड़े पे सवारी करने वाला खुद भी घोड़े के रास्ते कोई अपना रास्ता बना लेगा, नहीं पता। पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात कुछ हद तक आपको ये एहसास ज़रूर कराएगी कि अब आरएसएस वो आरएसएस नहीं बचा है, अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं बची है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमित शाह की कुछ तस्वीरें आज प्रकाशित हुई हैं। यानी ये तस्वीरें मीडिया में प्रकाशित करने के पीछे मकसद ये है कि अमित शाह संसद में जाते हैं। किरण रिजिजू ने अपने बयान दिया कि वो सुबह आते हैं और देर तक बैठते हैं और वो रोज़ संसद आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये गौर करने वाला बयान है कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके दुनिया के सारी ताकतें, सारे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन अमित शाह से कांपते हैं और इसलिए वो डर के संसद नहीं आ रहे हैं, ये सोचना भी गलत है। अब इस पर्टिकुलर लाइन से भारतीय जनता पार्टी की दुविधा को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अमित शाह संसद में, जिस संसद में जाकर बोलने के लिए आप वोट मांगते हैं, उस सदन में आप बोलने नहीं घुस पा रहे हैं। वो अमित शाह बोलने नहीं घुस पा रहे हैं जो अमित शाह सबसे ज़्यादा गरजते बरसते हैं, सवालों को दाएं बाएं नहीं करते और ज़्यादातर तार्किक होने की कोशिश करते हैं, दूसरे मेंबर्स के मुकाबले बीजेपी के ज़्यादा आक्रामक भी हैं। वो अमित शाह हाउस के अंदर नहीं जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद से ये स्थिति बनी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो जवाब नहीं दे सकते इसलिए नहीं जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, हालात ये नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकते हैं, हालात कुछ फ़र्क हैं और जो फ़र्क हालात हैं वो ये कहते हैं कि अमित शाह अगर जवाब देते हैं, अगर आगे आते हैं, तो निश्चित तौर पे अमित शाह की जो छवि है हमारे समाज में, जो खुद बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बनाई है, वो छवि है एक दबंग नेता की। उनकी तड़ीपार वाली छवि को भी एक पावरफुल नेता के तौर पे बदल दिया गया। उस छवि को ये माना गया कि वो चुन चुन के मारते हैं, सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा देते हैं और देश के दुश्मनों को ठिकाने लगा देते हैं, वगैरह वगैरह, जेल में सड़ा देते हैं, तमाम सारी बातें। मतलब कुल मिला के उनकी एक लार्जर देन लाइफ हीरो टाइप की छवि एक जनरेट की गई है, जो बहुत क्रूर है, जो किसी को माफ़ नहीं करता है,
तड़पा तड़पा कर मारता टाइप की एक छवि उनकी बनी हुई है। उस तरह की छवि। दिमाग के बहुत तेज हैं, चालबाज भी बहुत हद स्तर के हैं और सारी चीज़ों को मिला के एक बढ़िया खतरनाक पैकेज है जो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनैलिटी को एक मजबूत दमदार पर्सनैलिटी मानते हैं और उनको लगता है कि ये हमारी रक्षा करेगी। दुनिया में जहाँ पर भी धार्मिक राजनीति होती है, धर्म के जो लोग उससे जुड़े होते हैं उन लोगों के मन में एक असुरक्षा पैदा की जाती है, एक डर जगाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये जो सामने खड़ा ये तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कहा गया कि भाई अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सब कुछ खराब है, महंगाई है, परेशानी, बेरोजगारी है, लेकिन अगर नहीं दिया तो मुसलमान बदला ले लेंगे, इसलिए योगी जी का होना ज़रूरी है। तो एक मुसलमानों का डर, दूसरा योगी जी की ऐसी पर्सनैलिटी कि वो सेवियर हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो अमित शाह की ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी जब छात्रों के मुकाबले जाती है और छात्रों के बारे में जब आप वीडियो देखते हैं, तरह तरह के वीडियो, पीट रहा है कोई, लड़कियों के डंडे से पीछे से प्रहार कर रहा है, कोई लड़की के सर पे सीधे पत्थर मार रहा है, लड़की एक बस को रोक के खड़ी हुई है साहस के साथ में, कीलें, पैलेट गन से लोग घायल हो रहे हैं, बेकसूर लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, तमाम तरह के उत्पीड़न और अत्याचार की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तस्वीरें, वैसे मैं बता दूं ये वीडियो केवल अमित शाह के ऊपर होने वाला नहीं है, समझने के लिए चीज़ों को बारीक रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो उस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो आपको वो एक भय पैदा करती हैं। अभी तक जो भय आपको लगता था कि हमारी गली का दादा है, इसके रहते दुनिया का कोई बदमाश गली में घुस नहीं सकता, आज आपको लगता है कि इस दादा ने तो हमारे बच्चों को ही पीटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक इमेज बनती है और इसी इमेज को पुष्ट करने के लिए अमित शाह की पूरी मशीनरी लग जाती है। सरकार की तरफ से पुलिस वाले, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और पुलिस के लोगों को किसी भी प्रकार के बयान बाहर देने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद क्राइम रिपोर्टर्स की मदद से बहुत सारी खबरें प्लांट कराई गई। देखो पुलिस वाला घायल हो गया, यहाँ तक कि एक पुलिस चेकिंग कर रहा था, एक आदमी बॉर्डर पे पुलिस का जवान, वो कुचल के दुर्घटना में मारा गया, बहुत दुखद दुर्घटना थी। उस व्यक्ति का फ़ोटो छापकर ये बताने की कोशिश की गई कि ये बच्चों के हमले में मारा गया है, ये एक पोर्ट्रे किया गया। पुलिस वालों के घर वालों को वहाँ बिठा दिया गया और बिठा के उन घर वालों से ये बयान दिलाया गया कि मेरे फादर घर में आए तो उनकी वर्दी में खून लगा था। भाई खून लगा था तो अपना नहा धो के अस्पताल जाते, पहले तैयार वैयार होके जाते, कपड़े चेंज कर लेते, घर पे खून लेके कौन जाता है, लेकिन गए होंगे जो भी है। तो एक पूरा सीन बनाने की कोशिश की गई और ये सीन ये बनाने की कोशिश की गई कि ये जो आंदोलनकारी थे ये एंटी नेशनल थे, खतरनाक लोग थे। दिल्ली पुलिस बाकायदा कैमरों के अंदर, जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे हैं उनके अंदर पहचान दर्ज करती है वहाँ प्रदर्शनकारियों की और उसके आधार पे खुद पुलिस कहती है कि भैया उसमें तो अपराधी थे, हमने एक लिस्ट निकाली। यानी ये जो पूरे आंदोलनकारी हैं, इन आंदोलनकारियों को देशद्रोही, समाज विरोधी, समाज के लिए खतरा और तमाम तरह की उपमाएं दे जाने का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन इसमें बच्चे हैं, हमारे आपके घर के बच्चे हैं, हम देख रहे हैं। अब ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी नहीं कह सकते इनको आप, तो उससे भी बड़ी बात ये कि ये वो बच्चे हैं जो आप ही की पार्टी के समर्थकों के घर से आते हैं। एक सर्वे आया है, जो सर्वे सी वोटर ने किया है, उस सर्वे का निचोड़ यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। अब अगर एक अमित शाह जिसकी छवि एक क्रूर योद्धा की छवि है जो दुश्मनों को मारता है, और वो योद्धा अगर आपके बच्चों को मारना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे, तो उस छवि का एकदम उल्टा असर होने लगता है। अमित शाह हीरो से विलेन दिखने लगता है और ऐसे में अमित शाह अगर संसद में आके बयान देते हैं तो क्या बयान देंगे? अगर वो कहेंगे कि बच्चों से हम माफ़ी मांगते हैं जो गलत हुआ है, तो भी मैसेजिंग गलत हो जाएगी क्योंकि उनकी छवि तो एकदम बाहुबली वाली है। और अगर वो ये कहते हैं कि ये देश के दुश्मन थे, ये थे, वो थे, तो यहाँ पर मामला फंस सकता है, क्योंकि
जो लोग उन बच्चों के कॉज से जुड़े हुए हैं वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अमित शाह का वहाँ जाना खतरनाक हो गया है। अब आते हैं सर्वे पे, और सर्वे के बाद हम पढ़ेंगे कि ये अमित शाह का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का ओवरऑल अजीब सी हालत में फंस जाने का मसला है। सर्वे कह रहा है कि समस्या इन आंदोलनकारियों की है ही नहीं, तुम इनको विलन घोषित कर दोगे तब भी लोग तुमसे खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि समस्या जो है वो अवसर कम हो जाने की समस्या है। मैं आपको बहुत सारे समयों पे डाटा वटा देता रहा हूँ दबा के एकदम, कि कैसे भारत में शिक्षा की कमी हो गई है, शिक्षा के अवसरों की और रोज़गार के अवसरों की भी कमी हो गई है। और जो मैं लगातार कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी कहता रहा कि इस देश में रोजगार के और शिक्षा के अवसर बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उन्हीं अवसरों में कभी आप आरक्षण के नाम पे लड़ा देने की, कभी ये जो नकल के नाम पे इस तरह से करने की, और उसके कारण देश में सारी समस्या खड़ी हो रही हैं। अभी यही सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं निकल के सर्वे से। ये कह रहा है कि आंदोलन एक सिम्टम है, बीमारी है नहीं है ये। मतलब आपके शरीर में कहीं एक आध कोई फुंसी फोड़ा निकल रहा है, इसका मतलब है शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है। ये बीमारी नहीं, यहाँ ठीक कर दोगे दूसरी जगह निकलेगा। तो मोदी की लोकप्रियता प्रभावित हो रही है, ये भी ये सर्वे कह रहा है। लेकिन जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करने गए हैं, उस बच्चों को, जेनजी जो बच्चे हैं, उनके बीच में जब सर्वे किया जाता है तो मोदी जो हैं वो 12 नंबर अभी भी राहुल गांधी से उनके बीच में आगे हैं लोकप्रियता में। लेकिन 50% से ज़्यादा लोग इस बात से नाराज़ हैं कि सरकार ने लीकेज, पेपर लीक को ठीक से हैंडल नहीं किया। और इसमें एनडीए के समर्थक भी 40% हैं, यानी जो इनको वोट देते हैं वो इनकी हरकतों से नाराज़ हैं। और अगर आप देखें तो पुलिस बर्बरता के खिलाफ खड़े हैं लोग। 62.7% लोग कह रहे हैं कि जो मारपीट हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, बावजूद इसके कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मांग को समझौते के बीच में विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलिस जातियों की जांच होना चाहिए, और जांच की मांग करने वाले जो 62.7% लोग हैं उसमें 58% लोग एनडीए के सपोर्टर हैं, यानी इनके लोग हैं। कुल मिला के लोग कार्रवाई ज़बरदस्त चाहते हैं। अगर आप लोकप्रियता की बात करें तो संसद की बहस से भी लोग खुश नहीं हैं, और सिर्फ इन चीज़ों के बीच में लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी की बढ़ रही है तो राहुल गांधी की बढ़ रही है। अब इस सर्वे को अगर आप देखें तो करीब 40% के आसपास नौजवान अगर मोदी जी को पसंद कर रहे हैं तो 30% के करीब नौजवान राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा एनडीए के वोटरों का, ये ज़्यादा चिंता की बात है। तो एक पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दमन कर रही है छात्रों का, उस भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो इस बीच में एक मोदी जी का रात को संदेश भी आप देखते हैं आता है। वो जो संदेश दे रहे हैं उसमें दो मैसेज हैं। एक तो वो जेनजी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे संदेश में वो माफ़ करने की बात करते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हम बच्चों को दुश्मन नहीं मानेंगे, अपने बच्चे हैं, दांतों के बीच कभी कभी जीभ आ जाती है। इस तरह की बातें लगातार मोदी जी कर रहे हैं। जब मोदी जी जो हमेशा गुरु को, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए वाली आइडियोलॉजी से आते हैं, वो बच्चों को फ्रेंड्स बोल रहे हैं। ये फ्रेंड्स बोलना जो है ये क्या है, इस पे अभी हम आएंगे। लेकिन मोदी जी का पूरा रवैया इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि वो समझ रहे हैं कि नौजवानों में गुस्सा है, और इस नौजवानों को देशद्रोही, देश विरोधी कहने से काम नहीं चलेगा। पर क्या मोदी जी के इस कहने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तनिक भर भी असर पड़ा? क्या आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बुद्धि में आया? और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिससे मैंने शुरू किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीति की दिशा सही दिशा में जा रही है? क्योंकि जब मोदी जी ये कहते हैं
और मोहन भागवत भी, आपको याद नहीं होगा अतीत में कभी मोहन भागवत का कोई इस तरह का इंटरव्यू हुआ हो और उसमें सामने बैठा लड़का पश्चिमी परिधान में अपने तरीके से सवाल ववाल पूछ रहा हो, बेल बॉटम वगैरह पहन के बैठा हो, जेंजी वाला। ये तो भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान पहनना चाहिए, कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, जीन्स वीन्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स पहनने वाले को पीट देते हैं पार्क में बदल के, तो उस आइडियोलॉजी के लोग हैं। और मोदी जी भी उस आइडियोलॉजी के बच्चों से क्या कह रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक कल्चरल चेंज लाने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि ये जो जनरेशन है ये तो देश का भविष्य है और ये जनरेशन हमसे दूर है। अब हमको इसको अपने साथ लाना है, तो क्या करते हैं, भागवत साहब कहते हैं संवाद करेंगे। मोदी जी कहते हैं हाय फ्रेंड्स, आज मैं रात को जो है मेरा मन करा मैं आपसे बातें करता रहूं। तो ये एक चेंज है बड़ा, और ये चेंज का मतलब ये है कि जो सालों से 85 साल से 100 साल से ज़्यादा समय से आरएसएस जिस पूरी विचारधारा, वैल्यू सिस्टम और कल्चर को नर्चर करती आ रही थी, उसमें छोटे बच्चों को तो बीच में भी नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की बात में। वो पूरी की पूरी जो भारतीय संस्कृति, हिंदी बोलो, ये करो वो करो, उस सब के ऊपर जूता रख के उसको कुचल के आज जो जेन जी है उसके पीछे पीछे पूंछ घुमा के मोदी जी भी और भागवत भी घूम रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़, ये लोग तो घूम रहे हैं, नरम बातें कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि दोस्ती का रिश्ता बढ़ाया जाए, इनको किसी तरह से अपने साथ जोड़ा जाए, और इसलिए सींग कटा के बछड़ा बन रहे हैं ताकि बछड़ों के साथ घूम सकें। लेकिन आपका सोचने का तरीका, आपका पैटर्न, आपकी बातें, आपका अंदाज, सुबह उठ के पैर छुओ, ये करो, जो पूरा कल्चर आप लेके घूमते रहते हो, जिसको आप जो 200 साल पुराना कल्चर 100 साल पहले से हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, भारतीय संस्कृति बोल बोल के कि ये भारतीय संस्कृति है, आज उसी कल्चर को आप छोड़ के जा रहे हो। उस कल्चर को छोड़ के आप जा रहे हो जब, तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपकी दिशा अलग है, क्योंकि आप ज़मीन की हकीकत को समझ रहे हो कि अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि भविष्य में यही नौजवान हैं। ये नौजवान वो नहीं है नमस्ते सदा वत्सल्य करने वाला। अब सारे के सारे शाखा में बच्चे आपको कम मिलेंगे खेलते हुए। जब हम छोटे थे बहुत बच्चे खेलते थे, हम लोग खेलने ही जाते थे शाखा में, मौत गए। फिर जब बाद में चर्चा वर्चा होती थी तो समझ में आया, घर वालों ने समझाया कि चक्कर में मत पड़ो भाई, ये ऐसा ऐसा मामला है, बुद्धि में आ गया है। तो वहाँ पे कौन जा रहे हैं, अधेड़ लोग जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप में 30 साल से ऊपर के सारे लोग दिखेंगे आपको, वो जो उनके तरुण वरुण वो सब उससे भी ऊपर के लोग हैं सारे, ज़्यादातर जगहों पर, और वो वही उसी सोच से प्रभावित हैं। अब यहाँ पर आप आ जाएं कि ये लोग चाह रहे हैं कि एक नई सोच के साथ में हम एडजस्ट करें, नयापन, नई सोच, नया 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 दर्शन, विज्ञान के साथ सोचना, बदल जाना, ये इसके ही तो खिलाफ आपकी आइडियोलॉजी है। आप उसके साथ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आप फेल जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई नहीं सुन रहा है। पूरे परिदृश्य में ये दोनों एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ। अमित शाह दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस धारा के नहीं है जिसकी बात मोदी और भागवत कर रहे हैं। अमित शाह उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टाइल में ये देशद्रोही है, दुश्मन है, इनके कंडोम गिनो, ये करो वो करो, लड़कियों के ऊपर तोहमतें लगाते लगाते बहुत सारी विजुअल आए, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के पास उन बच्चों का डेटा सरप्राइजिंगली पहुँच गया। कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद फेशियल रिकॉग्निशन से पुलिस ने डेटा दिया हो, ऐसा कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना, पर डेटा पहुँच गया और बच्चों को डरा के माफ़ी मंगवा रहे हैं। यानी एक पुराना तरीका काम करने का, लेकिन इस बार वो तरीका नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं। अभी तक दूसरों के बच्चे थे तो तुम उनको दोषद्रोही कहते थे, दूर की कहते होंगे आप सोच लेते थे, अब आपके बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों पे जाता हूं जो इन दोनों नेताओं ने जो दिशा दी उसके एकदम खिलाफ है। नंबर 3 है लिमय साहब, आरएसएस में, और भविष्य में हो सकता है वो भागवत साहब की कुर्सी लें।
उन लिमय साहब के बयान आपने पढ़े होंगे। अतुल लिमय कहते हैं आंदोलन को वामपंथी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया। सच ये है कि वामपंथी पार्टी वहां पर समानांतर आंदोलन चला रही थी बगैर किसी कन्फ्लिक्ट के। नेहा वोरा इनके मंच पर अनशन नहीं कर रही थी, मंच पर इनके बीजेपी आरएसएस के बैकग्राउंड का सोनम वांगचुक बैठा हुआ था। नेहा वोरा अलग से अनशन कर रही थी आईसा की। उसी जंतर मंतर पे दो आंदोलन चल रहे थे। हाईजैक कैसे कर लिया? हाईजैक करने का सवाल ही नहीं था। और आपके पास भी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थी। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे आप लोग प्रदर्शन करने जाते हो, आपको 500 आदमी नहीं मिलते हैं। आप झुग्गी बस्ती से बिठा के लोगों को बस में लेके आते हो और उनसे जब रिपोर्टर पूछता भैया क्या करने आए हो, तो उनको पता ही नहीं होता। तो ये कह रहे हैं वामपंथी संगठन, और ये एंटी नेशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल दिशा में चला गया, ये कहा जा रहा है। ये आरोप लगा रहा है आरएसएस का। नंबर 3, अब आप अंदाजा लगाइए कि भागवत साहब कह रहे हैं कि इनको द एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए। उनसे पूछा गया स्पेशली कि भाई ये जो लोग आंदोलन करते हो आप उसको एंटी नेशनल कहते हो, तो कहते हैं नहीं, इनको एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए, तो हमारे युवा हैं, हमारे नौजवान हैं। क्योंकि मोदी जी और भागवत इस घोड़े को, जो बेलगाम घोड़ा मैं आपको बता रहा था, जो अभी तक नफरत के ईंधन से चलने वाली गाड़ी थी, उस पर सवारी करके मजा ले रहे थे ये भी। आज इनको लगा कि ये सवारी अब हमको गिरा देगी, तो ये मोड़ के सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका घोड़ा इनकी नहीं सुन रहा है, इनकी गाड़ी इनके हिसाब से नहीं चल रही है। और आप सोच लीजिए, आंदोलन पे इतनी गंभीर और तीखी टिप्पणी लिमय करता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई गई, तरह तरह की रिपोर्ट रिलीज करी गई, डेटा रिलीज किए गए। दूसरी तरफ से ये भी सामने आ गया कि पुलिस वालों की पैलेट गन किसने सुबह सुबह बांटी थी पुलिस वालों को, कौन लेके गया था पत्थर वहाँ पे रखने के लिए, किसका आदेश था, किसका ट्रक कहाँ से पकड़ के पुलिस लोगों के ट्रक पकड़ के कैसे खड़े कर देती है, ये सब आया। और इसी बीच में बयान आते हैं कंगना रनौत का, गटर जनरेशन। अब आप सोचिए, ये जो गटर जनरेशन, रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि ये उनकी औलादें हैं पंचर जोड़ने वालों की, जो वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। इन युवाओं को इन्हीं की पार्टी का एक पूर्व सांसद कहता है ये पंचर जोड़ने वालों की औलादें हैं। इन्हीं की पार्टी का एक आदमी कहता है कि ये गटर वाले हैं। इन्हीं की तरफ से मुकेश खन्ना का ये सीजेपी का आंदोलन स्पॉन्सर्ड है और ये असली जेनजी नहीं है। अब अतुल लिमय इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि क्रिमिनल एलिमेंट मौजूद थे। यानी आज जो सीन है, उस सीन में जो शुरू से कई दफ़ा मैंने कहा होगा कि जो सांप्रदायिकता है जब वो चलती है तो एक समय के बाद वो हद से बाहर हो जाती है और अधिक सांप्रदायिक व्यक्ति ही उस पर सवारी कर सकता है। यानी यहाँ पर आपको उस घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े की दिशा में चलना पड़ेगा। जहाँ आपने इस घोड़े को दाएं बाएं किया, ये आपको गिरा देगा। तो अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वैचारिक स्प्लिट है वो ये है कि अगर मोदी जी और अगर भागवत वाला जो नैरेटिव है, जो लोग जा रहे हैं युवाओं को मना के मुख्यधारा में लाने, विश्वास में लेने की बातें कर रहे हैं, ये लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो वो जो नफरती लोग हैं, घर जाके बच्चों को दबाव डाल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उन सब लोगों से इनकी दिशा अलग हो गई है। तो अब आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री एक सिंबॉलिक मैसेज देता है और उससे चीज़ें बदल जानी चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आमिर खान के खिलाफ बहुत सारा नैरेटिव सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बना था, क्योंकि आमिर खान ने ये कह दिया कि मेरी पत्नी कहती है कि भारत में तो अब बड़ा अनसेफ लगता है, डर लगता है, तो बच्चों को क्यों ना बाहर शिफ्ट कर दे, इतना कह दिया था। उसके पीछे पड़ गए थे। तो क्या हुआ था, एक फ़ोटो आती है जिसमें आमिर खान मोदी जी से मिल के आ रहा है। सिर्फ उतने के बाद में पूरी शांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज चला गया कि प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट कर दिया आमिर खान को। बड़े बड़े लोग यही मैसेज देते हैं। चंद्रचूड़ साहब जो थे, हमारे चीफ जस्टिस थे, वो बीजेपी और आरएसएस के ट्रोल्स के निशाने में ना आए, इसलिए गणपति की पूजा में मोदी जी उनके घर चले गए। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब को इम्यूनिटी मिल गई।
तो कोई भी लीडरशिप जो होती है उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर आंदोलन में आके मोदी जी सिर्फ संकेत ही नहीं दे रहे हैं, हाय फ्रेंड बोल रहे हैं आधी रात को। मोदी जी कह रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं, मैं इनको माफ करना चाहता हूं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। उत्पीड़न जारी है। झारखंड में इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी वालों ने जय श्री राम बोल के नेहा वोरा के मुंह पे डाल दिया स्याही। यानी एक पूरा का पूरा जो आपने बोया था वो दानव इतना बड़ा हो गया कि अब आप ही के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो जो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त टाइप के डायलेमा में है। आज की तारीख में बच्चे बेकार हैं, काम नहीं मिल रहा, उनको परेशान है। आपको यकीन नहीं आएगा, परसों नरसों मैं बिजली की दुकान पे कुछ सामान लेने गया था। 2 यंग लड़के खूबसूरत से, वो बेचारे कुछ लाइटें ढूंढ रहे थे, ढाबा खोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा सामान बेचेंगे। दोनों बच्चे MBA कह रहे हैं साहब क्या करें, जॉब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं, सारी पढ़ाई आपने महंगी कर दी, छीन ली है, इलाज मुश्किल हो गया है, पढ़ाई और भी मुश्किल हो गई है। आजकल इतने सारा बच्चे के करियर के चक्कर इतनी लूट की दुकानें खुल गई हैं पढ़ाई की। मैंने पूरा वीडियो बनाया था कैसे दुनिया के देश और हमारे देश में। तो वो एक कष्ट झेल रही परेशान पीढ़ी है। उस पीढ़ी को आज की तारीख में आप बातों से नहीं बहला सकते। ऊपर से वो हायरार्की मानने वाली, जैसे हमारे दौर के लोग थे, अपने से बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलते थे। जी सर, यस सर। RSS वो लागू करना चाहती है। बच्चे बिंदास जीना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं, आप गलत हैं तो गलत हैं, डेमोक्रेटिक उनका माइंडसेट है। तो इस पूरी सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में अभी एक बड़ा खतरा ये हो गया है कि अगर आप उसी रास्ते पे चलते रहेंगे पुराने वाले पे, सब दुश्मन है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है वगैरह वगैरह बोल दोगे, आप अर्बन नक्सल बोल दोगे और समस्या को खारिज कर दोगे, तो अब ऐसे खारिज नहीं कर पाओगे। अब आप केवल हवा हवा में नहीं कर पाओगे, आपको समस्याओं को हल करना पड़ेगा और जो नाराजगी है उसको तमीज़ से हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया कि एक धारा अमित शाह वाली धारा खड़ी हो गई, एक धारा योगी जी वाली धारा खड़ी हो गई, और इसके बीच में जो RSS BJP के कोर में लोग बैठे हुए हैं वो लोग हो गए। अब वो उसको शांति से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से आप बात करो तो कहोगे ये तो इनके 2 चेहरे हमेशा से रहे, लेकिन ये गंभीर क्राइसिस है बीजेपी के लिए। यहाँ से बीजेपी की दिशा तय होती है, क्या वो उस अति कट्टर वाले फॉर्मेट पे जाएगी या फिर चीज़ों को कंट्रोल करके समस्याओं का सचमुच का हल निकालना चाहेगी। अमित शाह एक साइड में इसलिए बैठे हुए हैं कि वो जो धारा है भागवत और मोदी वाली, वो नहीं चाहती कि हम उग्र छवि के साथ इसको हैंडल करें, क्योंकि अब मामला उल्टा पड़ जाएगा। मोदी और भागवत वाली धारा चाहती है कि चीज़ों को अच्छे से मना के साथ में लेके चलो और इनकी समस्या हल करने की कोशिश करो, क्योंकि समस्या एक नहीं है भाई, समस्या बहुत सारी है। मैं लिस्ट बना रहा था, बैठ के बोर हो गया मैं, मतलब बैठ के पक गया। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो हो गया लंबा। तो अब ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में बीजेपी का पतन निश्चित है। कैसे देखो, अगर आप मोदी और भागवत की तरह से नहीं सोचोगे तो आप अपने ही वोटर को नाराज कर लोगे, और सोचोगे तो आपका जो कट्टर समर्थक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, जो मार काट से नीचे सोचता ही नहीं, अरे क्या है प्रदर्शन करने गई थी, गाली दी है ना, चलो घर पे चलते 50 आदमी देके उसको झुका देंगे एकदम से, वो पहलू है। अगर उसकी तरफ जाओगे तो पता चला ये सारे लोग नाराज हो गए, इस तरह के वाले जो उग्रपंथी वाले जो जीन्स उतार के पिटाई लगवाते हैं। अगर उसकी तरफ जाओगे तो एक्चुअल आपका वोटर नाराज हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त एक दोहराए पे खड़ी हुई है, जहां से निकलना राजनीतिक रूप से मुश्किल जान पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत दिनों बाद मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस दिया आपको, ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।